अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल E4U एक्टिविटीज। आज मैं 9th क्लास के सेकेंड टर्म की पहली नज्म कोरोमंडल फिशर्स इसका उर्दू और हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर हाजिर हुआ हूं। उससे पहले मैं आप तमाम से फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल E4U एक्टिविटीज सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें और अपने कीमती कमेंट्स जो है आप जरूर मुझे दें। तो आइए हम शुरू करते हैं। कोरोमंडल फिशर्स रिटन बाय सरोजनी नायडू। ये 3 स्टैंजा की पोयम है और हर स्टैंजा में 4 लाइन्स है। हम एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन देखेंगे और अगर इस एक्सप्लेनेशन में मुझसे कोई गलती होती है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट्स कर जरूर बताएं ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उन गलतियों को इंप्रूव कर सकूं। आइए पोयम यहां से स्टार्ट होती है। राइस ब्रदर राइस, द वेकेनिंग स्कीज प्रे टू द मॉर्निंग लाइट। सरोजनी नायडू पहली लाइन के अंदर कहती है फिशर्समैन की तरफ से, कोरोमंडल फिशर्समैन, कोरोमंडल के जो मछुआरे होते हैं, ये उनकी तरफ से बात करते हुए कहती है, या हम इसको यूं कह सकते हैं कि वहां के जो मछेरे हैं, फिशर्समैन है, वो अपने दूसरे मछेरों से या दूसरे फिशर्समैन को आवाज देते हुए कहते हैं कि उठो भाई उठो, सुबह हो गई है। और बेदार करने वाला आसमान भी जो है सुबह की रोशनी से दुआ कर रहा है, यानी सुबह हो चुकी है और कायनात की तमाम चीजें अपने अपने कामों में लग चुकी है, इसलिए तुम भी उठो और अपने काम के लिए चलो। दूसरी लाइन यहां से स्टार्ट होती है। द वाइंड लाइज asleep इन द आर्म्स ऑफ द डॉन लाइक अ चाइल्ड that has cried all night। इसमें जो है रात में चलने वाली, शोर मचाने वाली हवाओं का जिक्र करते हुए फिशरमैन या शायरा कहती है कि रात भर शोर मचाने वाली हवाएं भी अब थककर सुबह की गोद में सो चुकी है। एक बच्चे की तरह, जैसे कि एक बच्चा खेल खेल का थक जाता है और थक कर मां की गोद में सो जाता है, उसी तरह से रात भर अपना काम करके ये हवाएं चिल्लाकर शोर मचाकर अब थक चुकी है, अब सुबह हो गई है, इसलिए सुबह होने पर अब उसे भी नींद आ रही है। अब वो जाकर जो है अपना काम खत्म करके जो है सुबह की गोद में जाकर सो गई है। मतलब रात भर हवाओं ने अपना काम कर चुका है, अब उसका काम हो गया है, अब दिन निकल चुका है, इसलिए वो थम गई है। पहले स्टैंजा की तीसरी लाइन, कम लेट्स अस गेदर आवर नेट्स फ्रॉम द शोर एंड सेट आवर कैटामैरन्स फ्री। कैटामैरन्स कहते हैं कश्तियों को, जो जहाज होती है, जो नौकाएं होती है मछेरों की, उसको कहते हैं। तो यहां पर तीसरी लाइन के अंदर फिशरमैन अपने साथियों को आवाज लगा रहा है कि सुबह हो चुकी है और हम सब अब एक जगह जमा हो जाए और अपनी अपनी जो जाल है, जो मछलियां पकड़ने का जो जाल होता है, उन जालों को साहिल से उठाओ और अपने कश्तियों के लंगर खोल दो और कश्तियों में बैठकर मछलियां पकड़ने के लिए दूर समंदर में चलो। मतलब इस लाइन के अंदर मछेरे जो है, फिशरमैन जो है अपने साथियों को आवाज दे रहा है कि समंदर के साहिल पर एक साथ जमा हो जाओ और अपने जालियों को उठाकर अपनी कश्तियों के लंगर खोल दो। जो है कैटामैरन्स फ्री, मतलब अपनी कश्तियों को लंगर खोल दो और उन्हें समंदर में मछलियां पकड़ने के लिए निकल पड़ो। फर्स्ट स्टैंजा की आखिरी लाइन यानी चौथी लाइन यहां से स्टार्ट होती है। टू कैप्चर द लिपिंग वेल्थ ऑफ द टाइड फॉर वी आर द किंग ऑफ द सी। अब यहां पर जो है फिशरमैन या जो शायरा है, पोएटिस, वो कहती है कि
जो फिशर्समैन है वो अपने एक दूसरे की हिम्मत अफजाई करते हैं, उनको इंकरेज करते हैं, उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए कहते हैं हम तो इस समंदर के राजा है, किंग ऑफ द सी, हम इस समंदर के राजा हैं, तो चलो समंदरों की लहरों से उछलने वाली दौलत को जमा करते हैं। मतलब जो मछलियां होती है उनको पकड़ने चलते हैं। अब ये जो मछलियां होती है समंदर की लहरों के साथ उठकर ऊपर आती है, इसलिए उसने लिपिंग वेल्थ कहा है, उछलने वाली दौलत। टाइड मतलब लहरों पर, समंदर की लहरों पर उछलने वाली दौलत को जमा करने के लिए चलते हैं। और हमें समंदर से क्या डर, हम तो यहां तो हमारा रोज का आना जाना है और हम इस समंदर के राजा है, तो चलो हम समंदर में मछलियां पकड़ने चलते हैं। तो ये था पहला स्टैंजा, जब कोई जो है तो ये मछुआरे अपने साथियों को समंदर में चलने की तरगीब दे रहा है, आवाज दे रहा है, तैयार कर रहा है। फिर दूसरा स्टैंजा यानी पांचवी लाइन यहां से स्टार्ट होती है, नो लॉन्गर डिले, लेट अस hasten away in the track of the seagulls call। तो पांचवी लाइन में शायरा कहती है कि फिशरमैन, मछुआरे जो है एक दूसरे से कहते हैं कि नो लॉन्गर डिले, मतलब अब हमें देरी नहीं करनी चाहिए। लेट अट हैस्टे मतलब जल्दी करना, क्विकली, अब हमें जल्दी करनी चाहिए, हमें देरी नहीं करनी चाहिए रास्ते पर चलने के लिए। हम यानी हमारा जो रास्ता है समंदर, मतलब समंदर में जाने के लिए अब हमें जल्दी करनी चाहिए। हमें सीगुल रास्ता बता रहा है, सीगुल जो समंदरी बगला होता है, तो ये मछलियों को रास्ता बताता है कि किस तरफ में ज्यादा मछलियां, क्योंकि वो मछलियों का शिकार करता है, वो उसी तरफ उड़ता है जहां उसको मछलियां ज्यादा नजर आती है। तो उससे मछुआरे जो है फिशरमैन अंदाज लगाते हैं कि इस जगह पर मछलियां ज्यादा है। तो कह रहा है कि वो सीगुल हमें रास्ता बता रहा है, मछलियां कहां ज्यादा है, हमें उस तरफ चलने की जल्दी करनी चाहिए। तो इसलिए वो अपने साथियों से कहता है कि देरी मत करो, जल्दी करो, हमें अपने ट्रैक पर जाना है, वो रास्ता, वो ट्रैक जो हमें सीगुल बता रहा है। छठी लाइन यहां से स्टार्ट होती है, द सी इज अवर मदर, द क्लाउड इज अवर ब्रदर, द वेव्स आर अवर कॉमरेड ऑल ऑल, कॉमरेड्स ऑल। अब यहां पर जो है फिशरमैन अपना एक रिश्ता, अपना एक ताल्लुक उन चीजों से जोड़ रहा है। क्या कहता है कि ये समंदर हमारी मां है और ये जो बादल है ये हमारा भाई है, और ये समंदर की जो वेव्स है, ये जो लहरें हैं, ये हमारी साथी है, इनके साथ तो हमारा रोज का आना जाना है, रोज का मिलना है। ये तीनों भी चीजों जो है तो हमसे घुल मिल चुकी है, हमारे रिश्तेदार है। यानी समंदर, बादल की लहरें और बादल और समंदर की लहरें जो है ये सब हमारी जानी पहचानी है, इसलिए हमें आसानी से मछलियां मिल जाएंगी, हमें इनसे डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये हमारे साथी है, ये हमारे मददगार है, इसलिए जो है तो हमें समंदर में जाने से डरना नहीं चाहिए। फिर सातवीं जो लाइन होती है दूसरे स्टैंजा की, यहां से स्टार्ट होती है कि What though Pictos all the fall of the sun, where the hand of the sea god drives। मतलब इस लाइन के अंदर जो है वो अपने साथियों को हिम्मत बढ़ाते हुए कहता है कि समंदर में जाने से तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। हमें अगर समंदर में चलते चलते रात भी हो जाए, यानी सूरज डूब जाए, अंधेरा छा जाए और हम समंदर में दूर फेंके जाए, फॉल दूर फेंके जाए, मतलब वो बहुत दूर निकल जाए, तो अब भी हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि समंदर का जो देवता है, समंदर का जो खुदा है, वो हमारे साथ है, वो हमारी मदद करेगा हमें वापस लौटने में। मतलब वो कहता है कि ये तमाम चीजें जो है तो जिससे तुम, अगर हम मछलियों का शिकार करते करते समंदर में बहुत दूर भी निकल गए और सूरज डूब गया, तब भी हमें जो है तो वापस आने के लिए डरने की जरूरत नहीं है। ये जो सी गॉड है, ये ड्राइव्स, ये हमें वापस जो है अपने किनारे पर पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। मतलब हमें समंदर से किसी किस्म का खतरा नहीं है, समंदरी खुदा की मदद हमारे साथ है, इसलिए हमें समंदर में दूर निकल जाए तब भी कोई डरने की जरूरत नहीं। दूसरे स्टेंजा के आखिरी और हमारी आठवीं लाइन यहां से स्टार्ट होती है, ही हु होल्ड्स द स्टॉर्म बाय द हेयर विल हाइड इन हिज ब्रेस्ट आवर लाइफ्स। फिर अपने साथियों की और हिम्मत बढ़ाते हुए आगे वो फिशरमैन कहता है कि वो खुदा, वो यानी खुदा हमारे साथ है,
जो तूफानों को अपने बालों से रोकता है और हमारी जिंदगियों को अपने सीने में छुपाता है। अब इस लाइन का मतलब ये होता है कि समंदर के अंदर जो स्टॉर्म्स आते हैं, जो तूफान आते हैं, वो खुदा की मर्जी से आते हैं। वही तूफान लाता है, वही उनको जो है तो खत्म करता है। तो वो कहता है कि ये जो समंदर में तूफान का आना और जाना, ये खुदा की मर्जी से होता है। इसलिए अगर तूफान का खतरा आ भी गया तो वो खुदा, वो समंदरी देवता, उसकी मदद हमारे साथ है। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। चाहे तूफान आ जाए, वो उसे अपने बालों से पकड़ लेगा और हमारी जिंदगियों की वो हिफाजत करेगा, हमारी जिंदगियां वो बचाएगा। इसलिए जो है तो हमें समंदर में आने वाले तूफान से भी डरने की जरूरत नहीं है। तीसरा स्टैंजा और 9वीं लाइन यहां से स्टार्ट होती है। दूसरे स्टैंजा के अंदर जो है पोएटेस यानी शायरा सरोजिनी नायडू ने समंदर के अंदर आने वाले खतरात का जिक्र किया है और किस तरह से वो फिशरमैन अपने साथियों की हिम्मत बढ़ाता है कि समंदर में अगर कोई भी खतरात आ जाए तो हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां तो हमारा रोज का आना जाना है, ये हमारे जाने पहचाने, ये हमारे साथी है। और सबसे बड़ी बात कि समंदरी देवता की मदद हमारे साथ है, वो हमारी मदद करेगा। इसलिए समंदर में दूर तक अगर हम निकल जाए तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। ये दूसरे स्टैंजा में बताया है। तीसरा स्टैंजा यहां से स्टार्ट होता है 9वीं लाइन। स्वीट इज द शेड ऑफ द कोकोनट ग्लेड एंड द सेंट ऑफ द मैंगो ग्रोज। अब फिशरमैन जो है अपने समंदरी किनारे की तारीफ बयान करते हुए कहता है कि समंदर का सफर करते हुए उसे समंदर का किनारा के बारे में वो कहता है कि समंदर के किनारे जो नारियल का दरख्त है, खुले मैदान में, ग्लैड मतलब खुला मैदान, खुले मैदान में जो नारियल का दरख्त है और उस दरख्त का खुले मैदान में जो साया पड़ता है वो बहुत दिलकश होता है। और उसके साथ साथ जो है आम के दरख्तों की मीठी मीठी खुशबू हमारे रूह पर छा जाती है, जो मुझे बहुत पसंद है और बहुत अच्छी लगती है। तो मतलब वो समंदर के किनारे की तारीफ करता है समंदरी सफर के अंदर कि समंदर के किनारे पर नारियल के दरख्त का साया और आम के दरख्त की खुशबू हमें बहुत दिलकश, स्वीट जो है तो पसंद आती है, पसंदीदा लगती है। 10वीं लाइन थर्ड स्टैंजा की यहां से स्टार्ट होती है। एंड स्वीट आर द सैंड एट द फुल ऑफ ओ द मून विद द साउंड ऑफ द वॉइस वी लव्स। फिर अब वो समंदर के किनारे जो रेत होती है उसकी तारीफ बयान करते हुए कहता है कि समंदर के किनारे की रेत, सैंड, रेत जो होती है वो चांदनी रात के अंदर बहुत ही दिलकश नजर आती है। यानी जो है तो समंदर के किनारे की जो रेत होती है और जब फुल मून यानी चांद, 14वीं का चांद जब चमकता है तो उसकी शुआएं जब समंदरी रेत पर पड़ती है तो उस समंदरी रेत जो है चांद की चांदनी से चमक उठती है और बहुत ही दिलकश मंजर लगता है। उसी मंजर को जो है तो मछुआरा फिशरमैन बयान कर रहा है कि समंदर के साहिल की रेत जो है तो चांदनी रात में बहुत ज्यादा दिलकश नजर आती है और समंदर की लहरों से जो आवाजें उठती है उसी चांदनी रात में ये समंदर की लहरें जो है तो आकर जब किनारे से टकराती है और आवाजें निकालती है तो वो आवाज हमें बहुत मीठी लगती है, हमारे दिल को सुकून देती है या हमें बहुत ज्यादा वो पसंद आती है। इस तरह से जो है तो उसने समंदर की रेत और किनारे की रेत और समंदर की उठने वाली लहरों की तारीफ बयान की है। तीसरा स्टैंजा और हमारी 11वीं लाइन यहां से स्टार्ट होती है। बट स्वीटर ओ ब्रदर्स द किस ऑफ द स्प्रिंग एंड द डांस ऑफ द वाइल्ड फोम्स ग्ली। 11वीं लाइन के अंदर जो है शायरा ये कहती है कि फिशरमैन इस लाइन में ये कहता है कि इन तमाम चीजों से ज्यादा, मतलब समंदर की रेत, समंदर की लहरें, आम के दरख्त, ये तो उसे स्वीट लगती है, लेकिन उनसे भी ज्यादा स्वीटर, उनसे भी ज्यादा दिलकश, उससे भी ज्यादा जो है पसंदीदा वो उसे जो है वो लगती है समंदर की लहरों का उछल कर उसे किस करना, उसे चूमना। यानी समंदर की लहरें जो है तो उछल कर आती है और उसके चेहरे से टकराती है, उसको उसने चूमना कहा है। तो समंदर की ये लहरें उछल के जब मुझको चूमती है तो ये मुझे उस समंदरी रेत, आम के दरख्त और उसकी लहरों की आवाज से भी ज्यादा जो है तो पसंद आता है।
और इससे निकलने वाला झाग यानी समंदर की लहरों से जो झाग निकलता है, जब वो झूमता है यानी लहरों के साथ में वो झूमता है, तो उसे झूमता हुआ देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है या मुझे वो उनसे भी ज्यादा पसंद है। तो इस लाइन के अंदर उसने जो है तो उस समंदर की लहरों को अपने चेहरे पर छूना और उसके बाद उससे निकलने वाले झाग को उससे भी ज्यादा दिलकश कहा है, रेत से भी, और उसकी लहरों की आवाज जो उसने उसको स्वीट कहा था, इसे उसे स्वीटर कहा है, यानी उससे ज्यादा भी उसको पसंद है। हमारी पोयम की जो लास्ट लाइन है वो यहां से स्टार्ट होती है, रो ब्रदर्स रो टू द एज ऑफ द वर्ल्ड वेयर द रो लो स्कीज मेट्स विद द सी। तो इस लाइन के अंदर, आखिरी लाइन के अंदर जो है तो फिशरमैन अपने साथियों को आवाज दे रहा है और एक कतार रो यानी भाइयों एक कतार में आ जाओ, यानी अपनी कश्तियों को एक सिमत में लगा लो, एक लाइन में लगा लो और किनारे के दाहिने की तरफ, यानी जो किनारा आपको नजर आ रहा है उसका जो सिरा है, जहां पर समंदर और आसमान, मतलब जो है तो उसने कहा है कि स्काई मैट्स विद द सी, जहां समंदर और आसमान आपस में मिलते हैं, उस तरफ वर्ड एज किनारे की तरफ जो है तो हमें चलना है। मतलब वो यहां पर ये कह रहा है कि आसमान और समंदर आपस में मिलता है तो अपने कश्तियों की रफ्तार बढ़ाओ और हमें उस सिमत चलना है जहां पर सूरज, जहां पर जो है तो समंदर और आसमान आपस में मिल रहा है। यानी इस आखिरी लाइन के अंदर जो है तो वो फिशर्समैन जो है, मछुआरे जो है, अब वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं और अपने साथियों को कह रहे हैं कि अपनी कश्तियों को एक लाइन में लगा लो, एक कतार में लगा लो और धीरे धीरे जो है तो हमें अब उस समंदर के किनारे की तरफ जो है तो दाहिने की तरफ जो है तो वापस जाना है, उसके एज वर्ज की तरफ वापस जाना है, यानी वापस हमें अपने घरों की तरफ लौटना है। तो इस तरह से जो है सरोजिनी नायडू ने इस नज्म के अंदर जो है फिशर्समैन को आने वाले, फिशरमैन किस तरह से समंदर में जाते हैं, समंदर में उन्हें कौन कौन से खतरात का इस्तेमाल, कौन कौन से खतरात का सामना करना पड़ता है, और तीसरे स्टैंजा में उसने कौन कौन सी चीजें वो उसको समंदर की और समंदर के पास की कौन कौन सी चीजें पसंद है, ये 3 स्टैंजा के अंदर सरोजिनी नायडू ने बड़े अच्छे अंदाज से इसको बयान किया है। तो ये था कोरोमंडल फिशर रिटन बाय सरोजिनी नायडू का उर्दू और हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन भी दूसरे एक्सप्लेनेशन की तरह जरूर पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर एंड लाइक एंड कमेंट्स टू। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए E4U एक्टिविटीज। इंशाल्लाह मेरा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा क्लास 8 3.1 जो पोयम है फर्स्ट व्हाई, इसका उर्दू और हिंदी एक्सप्लेनेशन रहेगा। इंशाल्लाह इसी तरतीब से हम चलते रहेंगे। आप दुआएं करें कि अल्लाह ताला जो है मेरे इस काम का मुझे जो है तो अज्र दे। थैंक यू वेरी मच। E4U एक्टिविटीज। थैंक यू।